एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं रेडियो टॉकाथॉन दोस्तों, और हमारे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं किस तरह से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, किस तरह से वो लगातार बदलते दौर के साथ बदलता गया, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं ऑल इंडिया रेडियो। सर, शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो वर्ल्ड रेडियो डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आप सबको भी और हमारे सारे श्रोताओं को, जिन्होंने मिलकर ऑल इंडिया रेडियो को एक वैश्विक पहचान दी। जी बिल्कुल। तो सर, शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो किस तरह से प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट रहते थे, क्या उद्देश्य होता था उन दिनों में? देखिए, एकदम शुरुआती दौर की बात करें तो आजादी के पहले आपको जाना पड़ेगा। और उस समय ये तो प्राइवेट हुआ करता था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, लेकिन धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में इसकी पहचान या इसका नामकरण हुआ। मैं ये सबसे पहले ये रेखांकित करना चाहूंगा जी कि इंडिया रेडियो की दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जाती हैं। एक है न्यूज का प्रसारण और दूसरा है संगीत का। मेरे ख्याल से संगीत में जितना बड़ा योगदान ऑल इंडिया रेडियो का है या आकाशवाणी का है जी। वो मुझे लगता है कि वो एक चीज है जिसको ये इतिहास कभी भुला न सकेगा। हमको अच्छी तरह से याद है कि 1947 में भारत की आजादी के बाद धीरे धीरे जो बड़े थे, राजा महाराजा थे, जो संगीत के एक तरह से संवर्धन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार करते थे, वो संगीत से दूर होते गए, क्योंकि अब वो स्थिति थी नहीं जो आजादी के पहले के वैभव, उनकी शक्ति, संरचनाओं, उनके पास जो धन दौलत हुआ करती थी, तो वो संगीत का संरक्षण करते थे। और उसमें सबसे ज्यादा तो कहा जाता है कि जो पेशेवर गाने वाली बाई जी हुआ करती थी, और खासतौर पर आप लखनऊ की याद करें, बनारस की याद करें, तो वे ही रेडियो पर उस जमाने में गाने के लिए आती थी, क्योंकि जो घरानों के लोग थे या घरानेदार गायकी के लोग थे जी। वो रेडियो पर आना पसंद इसलिए नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये माध्यम उनकी गायकी को बहुत प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा। उसमें एक बात तो ये थी कि रेडियो पर अगर गाना है तो आपको निश्चित समय सीमा में गाना होता है। बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में परंपरा ये थी कि दरबारों में भी जब गायन होता था तो एक रात को 2-3, 4-4 घंटे गाया जाता था, या जो महफिलें होती थी तो सुबह हो जाया करती थी। तो ये कहा जाता था कि ये रेडियो में जाने के बाद एक तो ये वो हर जगह पहुंच जाएगा, चाय वाले हैं, पान वाले हैं, ठेले वाले हैं, हर कोई उसको सुनेगा, तो उसका जो मान है वो मान खत्म होगा, ऐसा शास्त्रीय संगीत के लोगों का कहना था। लेकिन ये जो संगीत का इतिहास है आजादी के बाद, पहले हमारे प्रसारण मंत्री हुए थे बीबी केसकर जी जी। और नाटक में जगदीश चंद्र वर्मा पहले डीजी हुआ करते थे। तो वहां से रेडियो के कार्यक्रमों में जो बुनियादी बदलाव हो सकते थे या जो विस्तार हो सकता था, वो उन लोगों के जमाने में हुआ। खासतौर पर केसकर थे संगीत के पेटीदूत, और दूसरा मराठी संस्कृति का जो आभिजात्य था जी। वो उसको परोक्ष रूप से रिप्रेजेंट करते थे। और उस जमाने में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और नारायण भातखंडे, ये भारतीय संगीत की कुलीनता के या
के मयार के प्रतिनिधि माने जाते थे। तो एक शैलियां सबसे पहले रेडियो में इंट्रोड्यूस हुई थी जी और उस गाने में प्रमुख संगीत हुआ करते थे डॉक्टर जयदेव। उनकी नियुक्ति दिल्ली के मुख्यालय में की गई थी। क्या बात। वहां से संगीत के कार्यक्रमों में एक तरह का बदलाव है कि शास्त्रीय संगीत के गायकों को गाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन लोगों ने बहुत प्रयास किए, बनाया और उसके बाद लेके उनको धीरे धीरे आए। जो अवधि हुआ करती थी आर्टिस्ट ऑफ द डे की तरह जी इन लोगों को बुलाते थे, लाइव प्रोग्राम भी होते थे और सुबह और दोपहर और शाम और रात के राग जी सर उनमें गाए जाते थे। तो वो एक तरह से आकाशवाणी की पहचान बनता गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अगर हम देखें सर कि आजादी की जब हम बात करते हैं तो आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका रही, खास तौर से उस समय जब विदेशी सरकार थी, तो उस समय किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान रहा सर? देखिए, आजादी के पहले तो मुंबई में जो भी रेडियो स्टेशन हुआ करते थे उसमें एक शुरुआत तो प्राइवेट रेडियो की भी हुई थी जी। तो अपने घरों से चोरी छुपे आजादी के उस दौर में न्यूज का प्रसारण करते थे और खास तौर पर आजादी से रिलेटेड जो एक तरह से वातावरण निर्माण की जरूरत थी वो करते थे, लेकिन उन्हें बंद कर दिया जाता था जी। उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन ये छोटे छोटे से प्रयास बड़े बड़े शहरों में हुए जिनको आप मेट्रो सिटीज कह सकते हैं। जी जी। लेकिन जो ऑल इंडिया रेडियो का ब्रिटिश प्रशासन काल के दौरान जी जो प्रसारण तंत्र था उसमें आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे। जी। तो एक तरह की बंदिशें तो थी, लेकिन उसी में जितना कुछ संकेतों में हो सकता था और खास तौर पर हमारी अपनी भाषाओं में कुछ कहा जाता था तो उसको आसानी से ब्रिटिश शासन समझ ले, ये मुमकिन नहीं था। तो कुछ चोरी छुपे और बहुत कायदे के साथ संकेत धर्मी प्रसारण आजादी के पक्ष में हुआ करते थे। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही रोचक बातचीत हो रही है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति रेडियो टॉकाथॉन वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर दोस्तों, और कहीं ना कहीं आकाशवाणी के सफर की हम बात कर रहे हैं, आकाशवाणी की साझी विरासत की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ मौजूद हैं LD मंडलोई जी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है ऑल इंडिया रेडियो, और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सर 80 दशक का एक लंबा इतिहास रहा है ऑल इंडिया रेडियो का, आकाशवाणी का। किस तरह से आप इस सफर को देखते हैं, विशेष रूप से प्रोग्रामिंग में किस तरह से बदलते वक्त के साथ बदलाव हुए सर? देखिए, अभी हम लोग संगीत की बात कर रहे थे जी। संगीत के अलावा रेडियो साहित्य है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। इसके अलावा शुरुआती दौर में हम लोगों ने बच्चों के कार्यक्रम शुरू किए, कृषि कार्यक्रम हुआ करते थे। इसके अलावा जो श्रव्य नाटक थे उन नाटकों की बहुत बड़ी फॉलोइंग हुआ करती थी। मैं खास तौर पर समाचार के अलावा ये जो धीरे धीरे विकास हुए जी, उन विकास में एक चीज जरूर रेखांकित करना चाहूंगा, और वो ये है कि जैसे उस जमाने में हमारे जो प्रसारण हुआ करते थे उसमें लगभग 40% हिस्सा संगीत का हुआ करता था। तो ये जो संगीत का हिस्सा था उसमें आपने यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने ऐतिहासिक काम किया जिसको आज भी याद किया जाता है। तो संगीत में जिन चीजों को हम लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक के अलावा इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि धीरे धीरे जब विकास हुआ तो हमारे मीडियम वेव ट्रांसमीटर हुआ करते थे, शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर हुआ करते थे जहां से प्रसारण होते थे। फिर उसके बाद लोकल रेडियो का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो लोक संगीत और आदिवासी संगीत और सुगम संगीत ये हमारी अपनी एक ऐसी देन थी, और
हम ये भी मानते हैं, अगर इतिहास में जाएं तो कोई भी ऐसा कलाकार, बड़े से बड़ा कलाकार, या तो वो हमारा ऑल इंडिया रेडियो का अधिसूचित कलाकार था, और अगर वो किसी कारण रेडियो के फ्रेम में नहीं भी आया तो जो हम लोग आउटसाइड ब्रॉडकास्ट किया करते थे ना, जो वो भी रिकॉर्डिंग्स किया करते थे, तो हर बड़े से बड़ा कलाकार कहीं ना कहीं उस रूप में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ था जी। तो क्लासिकल म्यूजिक को बनाने का, उसको संवर्धन और संरक्षण देने का काम तो हमने किया है। उसके साथ लोक और आदिवासी और सुगम संगीत में तो हमारे यहाँ एक कम्युनिटी सिंगिंग की एक पूरी विंग ही हुआ करती थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लोगों ने एक नेशनल ऑर्केस्ट्रा बनाया था जिसमें पंडित रविशंकर हुआ करते थे, और उसमें आपने देखा होगा कि एकदम नई तरह की जो रचनाएं थी, जो भारतीय रेडियो ऑर्केस्ट्रा जो हो सकता था वो हुआ था। और उसमें तो अनिल विश्वास जैसे संगीतकार भी हुआ करते थे जी। तो वो एक बड़ा काम था, और वो कर्नाटक शैली में भी था और हिंदुस्तानी शैली में भी था। फिर हमारे यहाँ एक जो बड़ा मरकज हुआ करता था उत्तर भारत में, वो लखनऊ केंद्र हुआ करता था, और लखनऊ केंद्र में तो अख्तरी भाई यानी बेगम अख्तर और बड़े गुलाम अली खान साहब, गिरजा देवी, ये तमाम जो बड़े कलाकार उत्तर भारत के थे, क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी का भी संरक्षण जिस तरह से रेडियो में हुआ, और वो सारा तो हमारा आज आर्काइव्स में मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि संगीत में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं या जो विकास किया है, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी आने वाला समय उसको भुला नहीं सकता। बिल्कुल सर, आपने बात की सर, संगीत के साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी है हमारी, अलग अलग भाषाएं हैं, तो किस तरह से जो क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें हम लेके आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मिशन था, और किस तरह से इस मिशन को हमने हासिल किया सर? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात ये, जैसे मैं ये बोल रहा था कि एक मीडियम वेव के प्रसारण हुआ करते थे, शॉर्ट वेव के प्रसारण हुआ करते थे, और उसके बाद लोकल रेडियो का भी कॉन्सेप्ट आया। तो अगर आप किसी एक राज्य की कल्पना करें तो आप जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को ही ले लें जी। तो हमारा जो रीजनल सेंटर हुआ करता था, जो एक तरह से जहां से सारी चीजें संचालित होती थी पूरे राज्य के लिए, तो उसको आप लखनऊ को मान लें। लेकिन लखनऊ के अलावा बनारस है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, और भी दूसरे जो उत्तराखंड में आज रेडियो स्टेशंस काम कर रहे हैं, तो ये वहां की लोक भाषाओं को केंद्र में बनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते थे। तो उसमें संगीत भी था, उसमें दूसरी कलाएं थी, जिसमें जैसे मैंने कहा कि श्रव्य नाटक, इसके अलावा कृषि कार्यक्रम हमारे किसानों के लिए नफ्ज हुआ करते थे। मतलब कि बिना उसके जो दो क्रांतियां हुई वो रेडियो की वजह से हुई, जिसको आप दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति कहते हैं या हरित क्रांति कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और कम्युनिकेशन का साधन उस समय हुआ नहीं करता था। तो ये जो हम लोग समाचार या समाचार विषयक कार्यक्रम किया करते थे जी, उससे लोगों को एक तरह से सूचित किया जाता था। तो जैसे हम कहते भी हैं कि हमारा तो सबसे बड़ा काम था टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन। बिल्कुल। तो हम लोगों ने लोक और आदिवासी भाषाओं से लेकर जो खड़ी बोली थी, उस खड़ी बोली में, और उसी तरह से अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, आप गुजरात में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, तो वहां की भाषाओं में, वहां की संस्कृति में जो कुछ भी बहुत उजला और प्रकाशवान था और जिसको सहेजना था, वो हमने सहेजने का काम किया। और उसमें
ये जो संस्कृति थी उसका एक विकास भी हमने किया, क्योंकि जो हम बच्चों के और युवाओं के कार्यक्रम खास तौर पर किया करते थे, या महिलाओं के कार्यक्रम किया करते थे, या वो जमाने तो श्रमिकों के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। तो ये जो विभिन्न जिनको हम कहते हैं कि विशेष दर्शक वर्ग के कार्यक्रम थे, जी उन दर्शक वर्ग के कार्यक्रमों में उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके सरोकार, उनकी जिंदगी, उन सब को हम लोगों ने रेडियो में लाकर उसको एक बड़ा कैनवास दिया। बहुत सही कहा सर आपने, बिल्कुल अलग अलग भाषाएं, अलग अलग समाज के वर्ग, उन सबको रेडियो ने जोड़ा है सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। समय अभाव है, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड रेडियो डे पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों को सर? देखिए, क्या है कि अब हम एक बदली हुई दुनिया में हैं। ये टेक्नोलॉजी की बिल्कुल आधुनिक और उत्तर आधुनिक दुनिया है। तो हमने जो सबसे बड़ा जो काम करने की कोशिश की है कि हमारे जितने भी देश में रेडियो के केंद्र और जितने भी भाषाओं में और उसमें करते हैं, तो इन सारे कार्यक्रमों को और खास तौर पर संगीत को हमने इंटरनेट रेडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। यानी कि पूरी दुनिया में जो लोग आज भारत से गए हैं और प्रवासी के रूप में वहाँ किसी न किसी तरह का काम कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको हमने अपनी जड़ों से, यानी कि जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, उनसे जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। और हम लोग किसी तरह का संदेश देने से बचते रहे हैं। तो इस मौके में भी संदेश देना नहीं, लेकिन एक चीज ये जरूर कही जा सकती है जी कि हमारे जितने भी श्रोता पूरी दुनिया में जहां पर हैं जी, उन श्रोताओं की जो एक तरह से इच्छाएं हैं, उनकी जो कामनाएं हैं, उनके जो ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। और उन ख्वाबों के लिए एक बेस या एक आधार या एक अधोरचना इस तरह की है कि वो हमसे जिस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, हमने अपने पूरे कार्यकाल में उनमें उसी तरह का परिवर्तन किया जैसा कि समय बदल रहा था। जी बिल्कुल। तो वो चाहे हमारी वार्ता हो, हमारा नाटक हो, हमारे दूसरे फॉर्म हो। और हमको ये याद करना चाहिए कि आज दुनिया में जो खेल, तमाम तरह के खेल हैं, उन खेल का भी विकास का कोई चरण अगर शुरू होता है तो रेडियो से शुरू करता है, जिसको हम रनिंग कमेंट्री या आंखों देखा हाल कहते हैं। बहुत सही कहा आपने सर, और बहुत अच्छी बात लगी जब आपने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ख्वाब देखता है आज का युवा या अलग अलग समाज के वर्ग, उन ख्वाबों को पूरा करें हम आकाशवाणी के तौर पर। बहुत ही खूबसूरत संदेश सर। मैं यहाँ पर विराम दूंगा, अनुमति लेना चाहूँगा आपसे, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत तरीके से एक वृहद इतिहास जो है हमारा, उसके बारे में बातचीत की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया और सारे श्रोताओं का। और हम उम्मीद करते हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे, हम उनसे जुड़े रहेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ श्री लीलाधर मंडलोई जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे और इंडिया रेडियो, और हमसे बातचीत कर रहे थे। वर्ल्ड रेडियो डे पर आप सुन रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति रेडियो टॉकाथॉन। 102.6 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो टॉकाथॉन। दोस्तों 8:45 बाद स्टूडियो क्लॉक, और हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जुड़ चुके हैं बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, श्री अजय श्रीवास्तव, जो कि डीडीजी हैं IT प्रसार भारती में। शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। गोपाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी विश्व रेडियो दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर, और आपको भी हमारी तरफ से वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। मैं सोचता हूं सर कि कैसे ब्रॉडकास्टिंग होती होगी शुरुआती दिनों में, विशेष रूप से जब आउटबाउंड ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करते हैं दोस्तों। इतना मुश्किल होता होगा, भारी भरकम इक्विपमेंट्स, कैसे कैसे मैनेज होता था सर? गोपाल जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारे पूर्व महानिदेशक मंडलोई जी को सुना। उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द चित्र
बनाया है, अभी जो आपने वार्ता की थी जी उसी को मैं आगे जोड़ता हूँ कि जो चैलेंजेस उस समय टेक्नोलॉजी को लेकर थे, इक्विपमेंट बहुत भारी भारी होते थे, क्योंकि जो कमिटमेंट रेडियो का था वो था अच्छी क्वालिटी देना, जी और उसके साथ कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं। तो हमारे पास वो भी मैन हुआ करते थे जिनको हम लोग आउटमैन बोलते हैं। जी उसमें हमारे सारे इक्विपमेंट, जिसमें ट्रांसमीटर्स होते थे, कई बार टेलीफोन से भी हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते थे, स्टूडियो को जोड़ते थे, और माइक्रोफोन होते थे, मिक्सर्स होते थे, जिनको भी हम अपने साइट में इंस्टॉल करते थे टेम्परेरीली, जी। और वहां से हम लोग ये ट्रांसमिशन किया करते थे। क्या बात, क्या बात। तो लगभग 11% से 100% जनसंख्या तक हमने सफ़र तय किया है 8 दशकों में। अगर हम बात करें सर, तो जोग्राफिकली हम इतना डाइवर्स रहे हैं सर, तो कैसे पॉसिबल हुआ? इस बदलती टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद की सर? देखिए, जब से ब्रॉडकास्टिंग के सितारे चमके हैं, जी तब से ब्रॉडकास्टिंग ने जो रोल निभाया है सोसाइटी के लिए, वो बहुत डाइवर्स रहा। जी मार्कोनी जी ने 1895 में एक्चुअली इसका एक आविष्कार किया था, और उसको काफी टाइम लगा, लगभग 20-25 साल के बाद ये स्पेशली आ पाया था। 1920 से 23 से एक्चुअल ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई। जी तब से लेकर आज तक ब्रॉडकास्टिंग ने लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान किया है ना। अब हम देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं है, सॉरी मेरा गला खराब है, सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने माइक्रोफोन के सामने आए वो वहां से हमने ट्रांसमिशन कर दिया था, सिर्फ इतना ही नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग ने बहुत क्षेत्रों में रोजगार का भी काम किया। जैसे कोई कुशल व्यक्ति है, उसके पास में कोई स्किल है, वो हमारे लिए रिसोर्स पर्सन बन सकता है। जिसके पास एक्सप्रेशन है, शब्द भंडार है, जैसे कि आप लोग हैं, आप उद्घोषक हो सकते हैं, कंपेयर हो सकते हैं जी। अब उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे ट्रांसमीटर्स देखे होंगे। हमारे रिसीवर्स तो लगभग सभी लोगों के पास होते हैं, सब लोग देखते हैं। जी उनको बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में काम करने वाले लोग। जी तो सोसाइटी के कितने सारे लोगों को ब्रॉडकास्टिंग ने एंगेज किया है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। एग्जैक्टली उसी पर आ रहा था सर कि हमने देखा है CTR टेप से लेकर के कंप्यूटर एज तक को हमने एक्सपीरियंस किया है सर। थैला भर भर के, मुझे याद है, चिट्ठियां आती थी, और वो आज हम व्हाट्सएप जो टेक्नोलॉजी है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए लोग चाहिए, और साथ ही साथ ट्रेनिंग। तो ये प्लानिंग कैसे होती थी सर? कितने बड़ा स्केल है, कैसे इसको मैनेज किया जाता था? देखिए, अगर आप किसी रेडियो स्टेशन की बात करें, मैं एक इसको विश्व के सिनेरियो में देखता हूँ, जी तो जो रेडियो स्टेशन है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा जी कि हमारे यहाँ लाइब्रेरियन हैं, जो कि आप अभी बात करें, इतने भारी भरकम चीजें हुआ करती थी, टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, टेप हुआ करते थे, जी इन सबको प्रॉपरली मेंटेन करना, है ना। जैसे अभी मुरली साहब ने बात की कि हमारे पास बहुत सारी डाइवर्स रिकॉर्डिंग होती थी, जी टॉक्स होती थी, उन सबको समय के अनुसार समय पर पहुंचा देना लाइब्रेरियन का काम होता था। उनको सुरक्षित रखना उनका काम होता है ना। जी अकाउंटेंट्स हैं हमारे यहाँ, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा डाइवर्स फील्ड है, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी ब्रॉडकास्टिंग में जुड़े हुए हैं। जी ये बहुत कम जो हमारे सामान्य दर्शक श्रोता हैं उनको अंदाजा नहीं होता है। करेक्ट। जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस हैं, जी 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 इस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए लोग होते हैं।
बिल्कुल, पर्दे के पीछे की कहानी सर जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजय जी, जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये कि हमने दौर देखा जब एंटीना हिला हिला के हम कोशिश करते थे कि सिग्नल आ जाए, सुई घुमा घुमा के रेडियो को सेट करने की कोशिश करते थे, वहां से अब 1 क्लिक लाइव स्ट्रीमिंग तक हम पहुंच चुके हैं। तो कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे सफर को सर? देखिए, पूरे सफर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा फिर से, जी जहां से हमने छोड़ा था। ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग बहुत सारे सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे एक हमारा सेक्टर है जिसमें कारपेंटर का इन्वॉल्वमेंट है ना, बढ़ई जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लोग हमारे यहाँ किस तरह से काम करते हैं। आपने शुरुआत की थी जो भारी भरकम इक्विपमेंट को लेके, टेप रिकॉर्डर्स की हम लोग बात कर रहे थे, टेप की बात कर रहे थे जी ना। उनका रख रखाव इतना आसान नहीं होता था जी। टेप रिकॉर्डर्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल उनमें होता है। उनको किस तरह से रखना है कि उनका मैग्नेटिज्म लॉस ना हो जी ना, इसके एक्सपर्ट होते थे। और वो लोग जिनको हम लोग बड़े या कारपेंटर बोलते हैं, वो लोग बहुत अलग तरह से इनकी डिजाइन करते थे किस तरह से रखना है। एलपी जो है इनको हम लोग डिश बोलते हैं, रिकॉर्ड जो होते थे, उनको किस तरह से रखना है कि वो डी शेप ना हो और हर बार आपको उसी क्वालिटी में सुनने को मिल जाए प्रोग्राम, वो है। और एक जी हाँ जी जी। तो मैं अगर देखता हूँ सर कि टेक्नोलॉजी अब बहुत तेजी से बदल रही है और हम किस तरह से इक्विप्ड हैं इस बदलते टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए, और क्या पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग की सर? देखिए, अभी की ब्रॉडकास्टिंग को अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि मैं अपना ब्रॉडकास्टर खुद जी, है ना। जैसे आपका सोशल मीडिया है, आपको कोई भी चीज, इवन आपके अपने पर्सनल कोई उत्सव है, उनको भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोनों फैसिलिटी है, आप पब्लिक में कर सकते हैं, प्राइवेट अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया के आने के बाद से ब्रॉडकास्टिंग का परिदृश्य थोड़ा सा बदला है। बिल्कुल सर। तो ऑथेंटिक ब्रॉडकास्ट को लेकर भी हुआ है, क्योंकि आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कंटेंट एकदम सही है। करेक्ट सर। अब चैलेंज यहाँ ये आता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा या जैसे भी होगा, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कंटेंट जेन्युइन है। जी। इंटरनेट आने के बाद से जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग हुई है, जिसको हम लोग अभी स्ट्रीमिंग के नाम से बोलते हैं, जी हाँ, उससे हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। उसके एडवांटेजेस भी हैं। मेरा छत्तीसगढ़ का आर्टिस्ट जो है उसकी रीच आज यूएस में हो सकती है। बिल्कुल सर ना, लेकिन वही आर्टिस्ट है ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके नाम से दूसरे लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। सही बात है ना। तो ये ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा अभी इशू होने लगे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बातचीत सर। जी जी। हम लोग जितने हम भारत की बात करते हैं तो हमारे लगभग सारे स्टेशन स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रसार भारती में जो हमारे सीईओ हैं, इन्होंने इस पर ध्यान दिया है और लगभग सारे केंद्रों को विश्व के साथ जोड़ दिया है। करेक्ट सर। लगभग 280 चैनल्स हमारे स्ट्रीमिंग के ऊपर अभी अवेलेबल हैं। That's right. और उनको हम वर्ल्ड वाइड सुन सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। जी हाँ, मुझे समय अभाव है सर, बातचीत रोकने को मन नहीं करा, लेकिन मुझे रुकना होगा। हम बिल्कुल इस बातचीत को जारी रखेंगे अपने और मेहमानों के साथ भी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। वर्ल्ड रेडियो दिवस की एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ श्री अजय श्रीवास्तव जी, DDG IT प्रसार भारती में। दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर अनुमति लेनी होगी।